नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की कहानी जानेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सफर की दास्तां है। एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि आज का हमारा भारत आखिर बना कैसे। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे संविधान की कहानी 1947 से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं और इसकी शुरुआत होती है एक कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे शासक बन गए। और यकीन मानिए, हमारे संविधान की पहली नींव भी यहीं से पढ़नी शुरू हुई। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। साल था 1764, बक्सर की लड़ाई का साल। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसे कहते थे दीवानी अधिकार। अब ये सुनने में सिर्फ एक टैक्स वसूलने का हक लगता है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा था। ये वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी ने पहली बार इस जमीन पर शासन करने की असली ताकत हासिल की। देखिए, इस पूरी कहानी को हम आसानी से दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है कंपनी राज का, जो चला 1773 से 1858 तक। ये वो दौर था जब सारी ताकत एक जगह यानी सेंट्रलाइज्ड की जा रही थी। और फिर बीच में आया एक तूफान, 1857 का महाविद्रोह। इसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ दूसरा हिस्सा, ताज का शासन, जो 1947 तक चला। इसमें अंग्रेजों ने मजबूरी में ही सही भारतीयों को शासन में शामिल करना शुरू किया। तो कहानी का पहला अध्याय, कंपनी राज। जरा सोचिए, एक कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर और कह सकते हैं बेलगाम हो गई थी कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को भी चिंता होने लगी और उसे काबू में करने के लिए उन्हें बाकायदा कानून बनाने पड़े। इसी कोशिश में पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था कंपनी पर लगाम कसने का। इसमें कई बड़ी बातें हुईं। पहली, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। दूसरी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और तीसरी, कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई ताकि भ्रष्टाचार कम हो। तो एक तरह से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ये पहली ईंट थी। इसके ठीक बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम बनाया जिसे हम डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार कहते हैं। मतलब कंपनी के जो कमर्शियल काम थे वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेगा, लेकिन जो राजनीतिक, सैन्य और राजस्व के मामले थे उनके लिए एक नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड सीधा ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। और हाँ, यहीं पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। अब ये जो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, मतलब सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करने की, वो अपने चरम पर पहुंची 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सोचिए, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए अब सिर्फ एक बॉस था। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल रोल था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्तियां भी छीन ली गईं। मतलब अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक ही सरकार, एक ही कानून बनाने वाली संस्था थी। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग किया गया। कानून बनाने के लिए एक अलग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। आप इसे उस जमाने की एक मिनी पार्लियामेंट समझ सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें भारतीयों को भी शामिल होने का मौका मिला। और फिर आया 1857। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक भूचाल था। एक ऐसा भूचाल जिसने कंपनी राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और इसी के साथ हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, ताज का शासन। अब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गई। ये एक नया दौर था जहां भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की शुरुआत हुई। हाँ, ये बात और है कि ये शुरुआत मजबूरी में की गई थी। इस बदलाव को कानूनी शक्ल दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने।
इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाला डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय अब भारत में क्राउन का डायरेक्ट नुमाइंदा था। देखिए, 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर भारत पर असरदार तरीके से शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग जरूरी है, और इसी सोच के नतीजे में आए इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स। ये वो कानून थे जिनके जरिए भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की पहली कोशिश की गई। इनमें से पहला था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये एक तरह से पॉलिसी का रिवर्सल था। इसने उस सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को पलटना शुरू किया। बॉम्बे और मद्रास को उनकी कानून बनाने की ताकत वापस दे दी गई। वाइसरॉय को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉमिनेट करने की इजाज़त मिली। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिली। मतलब काउंसिल के हर मेंबर को एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। आज का जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, उसकी जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। फिर साल 1909 में आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इन्होंने एक ऐसी चीज़ पेश की जो आगे चलकर बहुत विवादास्पद साबित हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल। अब ये क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इस एक कदम ने जानकारों के मुताबिक भारतीय राजनीति में धार्मिक विभाजन को एक संस्थागत रूप दे दिया, और इसके असर बहुत दूर तक गए। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसने प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन की शुरुआत की। यह भी एक तरह का डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था। इसमें प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया। एक थी ट्रांसफर लिस्ट, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग थे, और ये भारतीय मंत्रियों के हवाले किए गए। और दूसरी थी रिजर्व्ड लिस्ट, जिसमें पुलिस, वित्त जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग थे, जिन्हें गवर्नर ने अपने पास रखा। इसी एक्ट ने केंद्र में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी दो सदनों वाली विधायिका की भी शुरुआत की, कुछ आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। अब हम इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसा कानून जिसे आज के भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या खाका कहा जाता है। ये वो दस्तावेज था जिसने आज़ाद भारत के शासन के ढांचे की लगभग पूरी तस्वीर पहले ही तैयार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड दस्तावेज था। इसमें 321 सेक्शंस थे। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना व्यापक था। शायद इस एक्ट का सबसे बड़ा और स्थायी योगदान था शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। इसने कानून बनाने के विषयों को 3 लिस्ट्स में बांटा। फेडरल लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, प्रोविंशियल लिस्ट, जो प्रांतों के लिए थी, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही ढांचा, यही 3 सूचियां आज भी हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल का आधार है। तो इस 1935 के एक्ट की विरासत बहुत गहरी है। इसने प्रांतों में डायरकी खत्म करके उन्हें स्वायत्ता दी। इसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और फेडरल कोर्ट, जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, की स्थापना का प्रावधान किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये 1950 में बने हमारे संविधान का सबसे प्रमुख सोर्स उसका ढांचा था। और अब हम इस ऐतिहासिक सफर के आखिरी अध्याय पर पहुंचते हैं, वो कानून जिसने आखिरकार ब्रिटिश राज का अंत किया और सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपी। आज़ादी से पहले के कुछ महीने बहुत तेजी से गुजरे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान किया कि वो सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। फिर 3 जून को माउंटबैटन प्लान आया, जिसमें विभाजन का पूरा ब्यौरा था। और आखिरकार 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ और भारत एक आज़ाद देश बन गया। इस एक कानून ने भारत पर लगभग 200 साल के ब्रिटिश हुकूमत का अंत कर दिया। इसने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र, एक सॉवरन नेशन घोषित किया, और हमारी संविधान सभा को ये पूरी ताकत दी कि वो जैसा चाहे वैसा संविधान अपने देश के लिए बना सकती है, बिना किसी बाहरी दखल के। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गए। उनका बनाया हुआ ये जो संवैधानिक खाका था, उसकी कितनी छाप आज भी भारत के शासन पर है? ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।